हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड तो हम आज आपके सामने हैं वही कॉर्पोरेट न्यूज़ लेकर, जो कि जिसका मेन पर्पस है आप सबके ज्ञान में वृद्धि करना। फाउंडेशन वालों के लिए मैसेज की उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे चल रहे होंगे, बहुत अच्छे जा रहे होंगे। एंड ईश्वर को धन्यवाद देते जाना और आगे बढ़ते जाना, दोनों पेपर भी आगे बहुत अच्छा जाएंगे। इंटर वाले, सीए इंटर वाले, उन सबके लिए एक ही मैसेज, वो क्या कि टेस्ट इस हफ्ते लॉ का चल रहा है और बच्चे लगातार टेस्ट सबमिट किए जा रहे हैं। मेरी टीम के पास चेकिंग के लिए जा रहे हैं वो टेस्ट अब। और ऑडिट का टेस्ट इस संडे को है, कमिंग संडे को ऑडिट का टेस्ट होगा। तो May 24 वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जो टॉपिक्स होंगे वो होगा, पहला चैप्टर नेचर्स का, नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑडिट। दूसरा एथिक्स का चैप्टर आएगा। तीसरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 चैप्टर्स आएंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही टेस्ट जैसे हो रहे हैं हमारे, वैसे ही होंगे। अच्छा जी, फिर एक और सूचना सीएमए फाइनल वालों के लिए है। सीएमए फाइनल वालों के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट इस हफ्ते 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक आने वाली है। तो बी रेडी, और वो अनाउंसमेंट अच्छी अनाउंसमेंट होगी सीएमए फाइनल वालों के लिए। चले, तो हम आज के टॉपिक पर अपने आते हैं, जिसका नाम है कॉर्पोरेट न्यूज। अगेन ये सीरीज सभी के सभी सीए, सीएमए, सीएस करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, ज़रूरी है, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके, ताकि जिन बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाता, कम से कम उन्हें ये पता लग सके कि कौन सी ऐसी कॉर्पोरेट घटनाएं हैं जिनकी नॉलेज उन्हें होनी चाहिए, और किस तरीके से वो उनके उनके जो जो वो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल लाइफ, उसमें उनको समझने में मदद कर सकती है। ठीक है जी। तो हम आज की घटनाओं को शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना हमारे पास कौन सी है? सबसे पहली घटना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को लेकर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ओके, देखो जी, हमारे देश में ना एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसे हम कहते हैं पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ना हमारे पास 2 संस्थाएं हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हमारे देश में काम करती हैं। एक का नाम होता है ईडी। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 एक्ट में काम आता है। एक आता है फॉरेक्स में, मतलब फेमा में, कि अगर फेमा में कुछ गड़बड़ हुई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ेगा। और दूसरा काम आता है कहां पर? पीएमएलए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया वगैरह, कुछ भी किया भ्रष्ट मनी से रिलेटेड, जिसका आप मतलब अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे या ना ही दे पा रहे, तो इसका मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा एक और संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है कहीं या नहीं हो रहा, मतलब इस पर पूरी जांच रखती है, पूरा नियंत्रण रखती है, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसेंटली क्या किया, आप में से कई या आपके परिवार में से कई लोग शायद इन्वेस्ट करते होंगे कहां पर? बिटकॉइंस में। तो बिटकॉइंस की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज, जो एक्सचेंज है आज की डेट में, वो है बाइनेंस। तो अभी रिसेंटली इन्होंने नोटिस इशू कर दिया। अब इस नोटिस इशू करने के कारण ना कई बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स जो है वो घबराए हुए हैं कि ओ भाई साहब बाइनेंस बंद हो गई, बाइनेंस बंद हो गई। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही है, बाइनेंस गई भाई साहब, बाइनेंस गई, बेच डालो वहां पर। अरे पहली बात, अगर आपके पास कोई बिटकॉइंस हैं बाइनेंस वगैरह पे, तो पहली बात तो इतना घबराने की अभी जरूरत नहीं है। नोटिस किस बात का, पहले ये समझो। नोटिस है इस बात का कि हमने इन एंटिटीज को कहा है, इन सभी को, चाहे बाइनेंस हो, चाहे और बाकी सभी एक्सचेंज हो जहां पर बिटकॉइंस वगैरह डील करते हैं या अदर ये वर्चुअल कॉइन्स डील करते हैं, हमने केवल इनको ये कहा है कि आप हमें रिपोर्ट करेंगे। इंडिया के अंदर कोई भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगी तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे, बट ये रिपोर्ट नहीं कर रहे अभी। तो क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें नोटिस दिया गया है कि या तो बंद हो जाओ या रिपोर्ट करो। अब इनके पास 2 ही ऑप्शन है। जिस हिसाब से इंडियंस ने इन्वेस्ट कर रखा है इन एक्सचेंज में, तो ये बंद होने का तो झंझट उठा नहीं सकते, तो इन्हें रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब ये कंप्लायंस होगा। थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, घबराना मत, अभी घबराना मत। पैनिक सेलिंग कभी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए अगर कर रखा है किसी परिवार में, तो फिर स्टे इन्वेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो भी काम करना लॉफुल तरीके से करना, अनलॉफुल नहीं करना। लॉफुल तरीके से जैसे टैक्सेस, जीएसटी वगैरह लगते हैं, कैपिटल गेन लगते हैं, वो करके करना, और स्टे इन्वेस्टेड, पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है अभी।
ठीक है जी, चलिए हम न्यूज पढ़ते नहीं बल्कि उसको एनालिसिस भी करते हैं, ध्यान रखना, तभी तो फायदा है। ऐसे क्या पढ़ के न्यूज पढ़ के मैं सुना रहा हूं तो मैं थोड़ा ना केवल रिपोर्टर हूं बस। आगे कहता है जी, क्रैकडाउन हुआ है ऑन द चाइनीज शेल कंपनीज। मुझे लगता है शी जिनपिंग को ना अपनी पहले तो जन्मपत्री बनवानी चाहिए। अब बनवाई, अगर उसे नहीं पता कि कहां पैदा हुआ था, किस टाइम पैदा हुआ था, तो भारत में कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां पर यह भी बता दिया जाता है कि आप इस वक्त पैदा हुए थे और इस स्थान पर पैदा हुए थे, तो उनके पास चले जाना चाहिए। वो भृगु ऋषि के कई संस्थान हैं भारत में, दिल्ली के आसपास एरियाज में भी हैं, आप में से कईयों ने सुन रखा होगा। तो अब मुझे लगता है शी जिनपिंग को, चाइना वाले को, वो यहीं चले जाना चाहिए, एक बार जन्मपत्री चेक करवाई लेने चाहिए, क्योंकि इतने बुरे दिन उसके आ रहे हैं और आने वाले भी हैं कि बस अब क्या कहें। फिलहाल भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो उसकी रेल लगाई हुई है आजकल, मतलब वो बचपन में देखा था कि किसी को खड़ा करके ना पिछवाड़े पे वो जो दिया जाता था फट्टे से, तो वो वही हाल हो रहा है। अब हुआ क्या, पहले टिकटॉक बैन कर दिया, फिर 100 ऐप बैन्स कर दिए। अब हालत ये हुई पड़ी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आईफोन वगैरह छोड़ छोड़ के यहां पर आ रही हैं। चाइना जो है ना, वर्ल्ड में किस लिए जाना जाता था, केवल एक चीज के लिए, वो थी मैन्युफैक्चरिंग। अब जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ही मार पड़ रही है ना, तो वो उसे सहन नहीं हो रहा। वर्ल्ड वाइड यूएस जो है चाइना को डाउन करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो इसे पावर बनते नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, एक्चुअल में यूएस ने ही चाइना को खड़ा किया था। ये यूएस वाले ही थे जिन्होंने क्या किया, एप्पल वगैरह जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, ये क्या करते थे, ये करते थे भाई मैन्युफैक्चरिंग हमारा काम नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी बना दी, अब आउटसोर्स कर दो चाइना को, चाइना मैन्युफैक्चर करेगा। उस चाइना ने बड़े होने पर इतना घमंड कर दिया कि यूएसए के मार करने वाली मिसाइलें बना दी। अब ये अमेरिकन को सहन नहीं है, तो उन्होंने कहा चल पीछे, साथ में यूरोप भी लग गया उसके चल पीछे। अब हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उठ उठ के, पहले ये प्लान हुआ था कि चाइना से उठेंगे तो हम जाएंगे कहां, इंडोनेशिया में जाएंगे, कहां, ब्राजील में जाएंगे, कहां, फिलीपींस में। बट फिर लगा कि भाई इन कंट्रियों में किसी में भी इतनी जान नहीं है कि जो चाइना के बराबर खड़ा हो सके, तो फिर इंडिया को खड़ा किया जा रहा है। अब आज की डेट में इंडिया यूएस की मजबूरी भी है, मजबूरी है। तभी यूएस देखते रहते हो कि एक तरफ हमारी टांग खींचने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ हमें सहयोग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मजबूरी है, हम चाइना के बदले में उसकी। तो फिलहाल अब हुआ क्या है, अच्छा इंडिया ही वो है जो चाइना को सीधा मुंह पे थप्पड़ मारता है, और ये भी अब पिछले कुछ साल से होना शुरू हुआ है। तो हेड्स ऑफ टू आवर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आई वुड से, भाई ये मत समझना मैं कोई पॉलिटिकल सपोर्टर या किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, ऐसा नहीं, मगर जो फैक्ट है मैं वो आपके सामने बयां कर रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है। तो अब हुआ क्या, रिसेंटली चाइनीज अपने शेल कंपनीज तो सुना होगा, चाइना ने क्या किया था, ये जो वीवो वगैरह जिसके 7 ऑफिसर, रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि 7 ऑफिसर देश छोड़ के भाग गए फटाफट। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में इन्होंने रिटर्न्स में अपनी इनकम दिखाई नहीं थी, पैसा उठा उठा के चाइना में भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां भी शेल कंपनियां बनी हुई हैं, यहां भी शेल कंपनियां बनी हुई हैं। शेल कंपनियों का मतलब ऐसी कंपनियां जिनमें एक्चुअल में व्यापार कोई नहीं है, बस नामकरण के लिए कंपनियां बनाई गई हैं। अब इस सारे नेटवर्क का जो मास्टरमाइंड था, वो चाइना का एक बंदा था जो जिसका नाम था जिलियन। अब ये जिलियन तो था जो कि पूरा मास्टरमाइंड था, ये एसएफआईओ ने इसे उठा लिया है। इसने अपने मंडी हिमाचल प्रदेश में अपना एड्रेस देके यहां पर इंडिया के अंदर रह रहा था कि मैं इंडिया का ही रेजिडेंट हूं, वहां से आधार कार्ड वगैरह भी बंदे ने बनवा रखा था, और इंडिया के कुछ गरीब लोगों को अपना एम्प्लॉय बना के उन्हें शेल कंपनियों में डायरेक्टर भी बना रखा था, ये दिखाने के लिए कि देखो जी ये कंपनियां इंडियन कंपनी है, इंडियन ही इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कंट्रोल ये कर रहा था और ये इसको कंट्रोल कर रहे थे चाइना वाले। तो ये सारा नेटवर्क हमारे एसएफआईओ ने उजागर किया है। वीवो वाले तो सारे के सारे भाग गए, 3-4 पकड़े गए। अब बाकी और भी नेटवर्क जो इन चाइनीज कंपनी का है इंडिया में, जो शेल कंपनीज वगैरह के थ्रू है, जिसके थ्रू भारत का टैक्स भारत में ना देने की बजाय चाइनीज में पैसा, चाइना में पैसा ले जाते हैं, उसकी भी रेल अब लगने वाली है। तो मैंने कहा ना, इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली न्यूज है एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर। आप जानते हैं एयर इंडिया को तो टेक ओवर करके कौन चला गया, टाटा वाले। एयर इंडिया को टेक ओवर करके तो चले गए टाटा वाले। अब हुआ क्या, रही सही बात रह गई एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस मैं देख रहा हूं मैं कहां गई न्यूज, कहां गई यार। हाँ जी, एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है, ये ना सस्ती एयरलाइंस है एयर इंडिया की सब्सिडरी, बट ये सस्ती एयरलाइंस है।
अब एयर इंडिया इसे भी अपने में पूर्णतः मर्ज करने जा रहा है, और पर्पस क्या है कि इंडिगो को टक्कर देना। अब होगा क्या कि एयर इंडिया और विस्तारा ये एलीट क्लास रहेंगी थोड़ी सी, और इंडिगो को टक्कर देने के लिए इन्होंने ये अब इंडियन एक्सप्रेस को अपने साथ मर्ज करके पूरे अपने मैनेजमेंट में लेने जा रहे हैं। अब इसी की अप्रूवल की बात हुई है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस सीक्स फाइनल एनसीएलटी अप्रूवल फॉर द मर्जर। अब आप जानते हैं कि जब भी मर्जर, अमेलगमेशन, एक्विजिशन, डी मर्जर होते हैं तो आपको एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। अब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल होती है, दो बार एप्लीकेशन फाइल होती है। पहली एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन, वो इसलिए जहां पर आप इनिशियल प्लान बताते हो एनसीएलटी को कि सर ये हमारा प्लान है और हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, इस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं। फिर एनसीएलटी क्या करता है, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में कम से कम 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होती है। 3/4 मेजॉरिटी इन वैल्यू प्लस जो नंबर ऑफ क्रेडिटर या नंबर ऑफ शेयर होल्डर है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है, ये सब कुछ भारत की कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। अब जब इनसे अप्रूवल आ जाती है तो फिर उसके बाद एनसीएलटी को एक और एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जैसे सेकंड मोशन एप्लीकेशन कहते हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस टाइम सेकंड मोशन एप्लीकेशन एनसीएलटी को फाइल हुई है मर्जर के लिए कि सर जी अब अप्रूवल आ गई है, अब बस आप ही की अप्रूवल का देर है, बस आप भी अप्रूवल दीजिए ताकि मर्जर हो जाए। ठीक है, तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्टेटस है फिलहाल। अच्छा, ओहो, न्यूज तो इसने बनाई है वोडाफोन ने, भाई साहब धुआं उठा है। अब लगता है आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। क्या हुआ, वोडाफोन का शेयर धड़ाधड़ बढ़ रहा था, धड़ाधड़ बढ़ रहा था, आज इनफैक्ट गिरा है। अब कहानी क्या थी, एलन मस्क 10 तारीख को आ रहा है दिल्ली नहीं सॉरी गुजरात। एलन मस्क आ रहा है 10 तारीख को, 10 जनवरी को गुजरात में। अब वो क्योंकि उसकी जो कारें हैं, टेस्ला कार, उसका वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। शायद उसकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो कि इंडिया के अंदर होगा। अगेन ये भी चाइना छोड़ के ही आ रहा है। चाइना में अभी थोड़ा टाइम चलेगा, बट इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट बनाएगा ये, तो ऑब्वियसली चाइना फिर धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। इसके दो कारण हैं, एक तो पहले सारी इंडस्ट्री ही मूव कर रही है चाइना से इंडिया की तरफ, और दूसरा कारण यह है कि चाइना ना अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है और उसको कई तरीके की सब्सिडी वगैरह देकर उसको बहुत बड़ा बना दिया उसने, चाइना ने। तो इसको वहां स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। अब वो चाइनीज प्लेयर इंडिया आ नहीं सकते, तो इसलिए ये आ गया यहां पर, क्योंकि इंडियन मार्केट को कैप्चर करेगा। पहले चाइना को कैप्चर कर रखा है इसने, तो बड़ी लंबी गेम है। खैर, ये 10 जनवरी को साहब यहां आ रहे हैं। अब इन्हें इनकी कारों के लिए चाहिए भैया सैटेलाइट या नेटवर्क, क्योंकि टेस्ला की कारें तो भाई साहब तुम्हारे जीपीएस हर वक्त चलते हैं। मतलब क्यों चलते हैं, क्योंकि आपको सैटेलाइट से कनेक्शन जुड़ी होती है हर कार। तो इन्हें स्पेक्ट्रम चाहिए। अब स्पेक्ट्रम ये किससे लेंगे, एयरटेल से ले सकते हैं कि भाई साहब अपना थोड़ा हिस्सा हमारे नाम कर दो, रिलायंस से ले सकते हैं, या फिर वोडाफोन और आइडिया से ले सकते हैं। अब जैसे इनकी न्यूज आई आने की, तो एक न्यूज ये फैल गई कि भाई साहब सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भारती और रिलायंस ये तो हैं इसके कंपटीटर। किसके, एलन मस्क के कंपटीटर हैं, क्योंकि इसका तो अपना इंटरनेट चलता है ना, स्टारलिंक का। वोडाफोन और आइडिया की हालत पतली है, तो इसका मतलब ये वोडाफोन और आइडिया से थोड़ा हिस्सा लेगा, उनका स्पेक्ट्रम में हिस्सा लेगा, और फिर ये अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश करेगा। बस ये न्यूज आने की देर थी कि भाई साहब शेयर प्राइस धड़ाधड़ जंप करे वोडाफोन आइडिया का। सेबी ने पूछा कि कोई र्यूमर अगर ऐसा है तो जरा पर्दा हटाओ र्यूमर से, और कंपनी को 1 दिन के अंदर पर्दा हटाना होता है, 1 दिन के अंदर। ये नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं सेबी की कि अगर आपका र्यूमर आ रहा है, जिस र्यूमर के कारण आपके शेयर प्राइस में भयंकर मूवमेंट आ रहा है, तो उस र्यूमर को फटाफट क्लियर कीजिए। तो आज वोडाफोन ने जवाब दे दिया। अब जवाब बड़ा प्यारा है, जवाब यहीं पर है, स्टॉक इन फोकस है द सेबी सॉर्ट। ये तो वो है, सेबी ने इंफॉर्मेशन मांगी थी सुबह 9:06 बजे ये न्यूज आई थी, और वोडाफोन का रिप्लाई आया है 1:59 दोपहर को, ये जब सारे वेबसाइट्स वगैरह पे आया है। वोडाफोन का रिप्लाई क्या है, मैं आपको रिप्लाई की लाइंस पढ़वाता हूं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे।
और वो गाना याद है ना, समझने वाले समझ गए जो ना समझे। हाँ जी। वोडाफोन्स आइडियाज रिबटल केम, रिबटल मतलब वो कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डिनायल in its stock market exchange filing on the Tuesday, in which the telecom company said that it was not in any such discussion with the named party. We are not aware of the basis of said news items. Vodafone Idea told Indian Stock Market Exchange while replying to the clarification sought by the Indian Capital Market Regulator SEBI. न्यूज तो सॉलिड थी कि भाई सब हो तो रहा है गठबंधन। अब वोडाफोन का फर्ज क्या बनता था यहां पर? फर्ज यही बनता था जो इन्होंने निभाया है कि अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है विद द नेम्ड पार्टी। अब उसे इंडिया आने तो दो, इंडिया आने के बाद देखते हैं क्या न्यूज बनती है। मुझे जो लगता है कि क्यों, मैंने कहा ना धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बट फिर भी ज्यादा क्लैरिटी अभी कुछ ना कहते हुए 10 तारीख के बाद ही मिल पाएगी। हालांकि कंपनी डिनायल मोड में है अभी भी, बट 10 तारीख के बाद ही थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसा इंडिया में कई बार हुआ है कि कंपनियों ने डिनायल किया और वो काम हो गया। एंड देखते हैं इस बार क्या होता है वोडाफोन का। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि सर कल सुबह शेयर ले लें, नहीं भाई, बहुत हाई रिस्क की शेयर है वो, नहीं लेना, ऐसे हाई रिस्क के शेयर्स नहीं लेने चाहिए। और मैं ना कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए यहाँ खड़ा हूं, मतलब मैं तो आपको केवल एक सजेशन दे रहा हूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल नहीं है। यहाँ पर केवल हम कंपनीज के जो न्यूज अराइज हुई है उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो केवल इस न्यूज के बेसिस पे आप कंपनी का शेयर खरीद लें, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। तो ये थी भैया आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। एंड अगेन फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन वाले अच्छा एग्जाम देते रहो, सीए इंटर वाले ढंग से टेस्ट देते रहो जो मैं ले रहा हूं, और सीए में फाइनल वाले वेट करें, जल्दी एक अच्छी न्यूज आएगी। एक न्यूज सीए फाइनल वालों के लिए भी है, उनका जो पेपर आया है ना सेल्फ स्टडी बेस्ड, उसके लिए भी है, बट वो न्यूज मैं अगले इसी हफ्ते वो भी आपको जारी करूंगा। वो बड़ी अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, आपके सेल्फ स्टडी सेल्फ बेस्ड पेपर को लेकर, बोथ कॉस्टिंग एंड लॉ को लेकर। बट वो मैं इस हफ्ते ज्यादा मैं इक्विप्ड हूँगा उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तब मैं करूंगा, उससे पहले देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इसी हफ्ते तक का वेट करें सीए फाइनल वाले भी। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मिलते हैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ, थैंक यू।